अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जीके का पोर्शन और इंग्लिश का पोर्शन जो अभी कल पेपर हुआ था 9 जुलाई को एसपीएससी की तरफ से कंडक्ट किया गया था इंस्ट्रक्टर और लेक्चरर का मैथमेटिक्स कैटेगरी का जो पेपर था। उसमें हम जो हमारे पास 40% इंग्लिश और जीके पाकिस्तान अफेयर्स करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली ये हमारे पास पूरा पेपर था मैथमेटिक्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है वो है अक्सा मॉस्क इज सिचुएटेड इन द सिटी ऑफ। अक्सा मॉस्क जो है अल अक्सा मॉस्क वो कौन सी सिटी में है? तो वो जो है वो जेरूसलम सिटी में है। तो उसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास होगा बी। फलस्तीन का जो सिटी है जेरूसलम वहां पे अल अक्सा मॉस्क है। तो बेसिकली यहाँ पे पूछा जा रहा है अल अक्सा मॉस्क कौन से शहर में है? तो वो जेरूसलम में है। करेक्ट ऑप्शन होगा डी। देन नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास असल में सारे क्वेश्चंस मिक्स हैं। तो हम जो सिर्फ जीके और बाकी के पोर्शन इंग्लिश के पोर्शंस को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है एंड द 2024 ऑस्ट्रेलियन ओपन इज वॉन बाय। अब ऑस्ट्रेलियन ओपन क्या है? ऑस्ट्रेलियन ओपन एक इंटरनेशनल टेनिस का ग्रैंड टूर्नामेंट होता है जो हर साल जनवरी में ऑस्ट्रेलिया के शहर मेलबर्न में मुनक्कद किया जाता है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि 2024 में ऑस्ट्रेलियन ओपन किसने जीता था? तो बेसिकली ये जो ऑस्ट्रेलियन ओपन दो कैटेगरीज में होता है, एक मेल और फीमेल। यहाँ पे क्योंकि ऑप्शन हमारे पास सारे मेल हैं तो हमें वो देखना है कि 2024 में मेल कैटेगरी में कौन से बंदे ने जीता था। तो जेनिक सिनर जो ऑप्शन नंबर ए जेनिक सिनर इटली से इनका ताल्लुक है। इन्होंने 2024 ऑस्ट्रेलियन ओपन का टूर्नामेंट जीता था। और अभी रिसेंटली 2025 में भी जो ये टूर्नामेंट हुआ है क्योंकि ये हर साल होता है उसमें भी जेनिक सिनर ही जीता था। तो कंसेक्यूटिव दूसरी मर्तबा ये बंदा जीता है और इसका ताल्लुक इटली से। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास होगा ए जेनिक सिनर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8। विच कंपनी ऑन 25th January 2024 reached a market value of $3 trillion record? अब कौन सी कंपनी ने 25 जनवरी 2024 में मार्केट वैल्यू का रिकॉर्ड कायम किया है और कितना किया है? $3 ट्रिलियन का। तो अभी 2024 में जिस कंपनी ने ये रिकॉर्ड किया है वो यूएस की कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास होगा डी माइक्रोसॉफ्ट। और इससे पहले 2023 में भी यूएस की ही कंपनी थी एप्पल, उसने ये रिकॉर्ड किया था। लेकिन अभी 2024 का इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है तो 2024 में भी यूएस की ही कंपनी माइक्रोसॉफ्ट और वो उसने ये मार्केट वैल्यू के रिकॉर्ड पे पहुंची थी। देन क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है ओके। देन क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास व्हाट डिवाइड्स द अर्थ इनटू नॉर्दर्न एंड साउदर्न हेमिस्फीयर। कौन सी चीज है जो कि अर्थ को डिवाइड करती है टू पार्ट्स में, एक नॉर्थर्न हेमिस्फीयर एक साउथर्न हेमिस्फीयर? तो हमें पता है कि इक्वेटर जो है ऑप्शन नंबर डी इक्वेटर एक इमेजिनरी लाइन है जो कि अर्थ को डिवाइड करती है टू हेमिस्फीयर्स में, एक नॉर्थ वाली साइड दूसरा साउथ वाली साइड। तो यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा डी इक्वेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14। इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग वेरी हाई टेम्परेचर। तमाम ज्यादा हाई टेम्परेचर को मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है? तो वो हमारे पास होता है पायरोमीटर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, पायरोमीटर। अब अगर देखा जाए बेसिकली ऑप्शन ए पायरोस्कोप को देखें हम, तो पायरोस्कोप भी बेसिकली टेम्परेचर को मेजर करता था लेकिन ये एक ओल्ड इंस्ट्रूमेंट है। अब इसकी जगह पे पायरोमीटर यूज होता है। और सीस्मोग्राफ की अगर हम बात करें तो सीस्मोग्राफ जो है वो अर्थक्वेक की इंटेंसिटी को मेजर करता है। और जाइलोमीटर जो है वो वुड की स्पेसिफिक ग्रेविटी या वुड की डेंसिटी को मेजर करता है। और ये हमारे पास जो कंस्ट्रक्शन के काम होते हैं या जो हमारे पास फर्नीचर वगैरह के काम होते हैं तो ये उनमें यूज होता है फॉर दी
टू मेजर द डेंसिटी ऑफ वुड। लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है वेरी हाई टेम्परेचर, तो वेरी हाई टेम्परेचर का जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है वो है पायरोमीटर। एक दूसरा भी हमारे पास इंस्ट्रूमेंट यूज होता है टू मेजर द लो टेम्परेचर, ये भी कभी कभी एग्जाम्स में आ जाता है। तो हमारे पास एक दूसरी भी डिवाइस है जिसको हम कहते हैं क्रायोमीटर। क्रायोमीटर जो है वो लो टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज होता है, और जो बॉडी टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज होता है वो आपको पता है, वो थर्मामीटर होता है। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16। इन विच कंपोनेंट ऑफ द बॉडी वर्क्स एज एन एनर्जी स्टोरेज डिवाइस। बॉडी के अंदर कौन सा कंपोनेंट है जो कि एनर्जी स्टोरेज डिवाइस की तरह काम करता है, एनर्जी स्टोर करता है। तो अगर हम पेट और लिवर इन दोनों को देखें तो ये दोनों एनर्जी स्टोर का काम करते हैं, लेकिन जो प्राइमरी एनर्जी स्टोरेज जो डिवाइस है बेसिकली वो फैट है, जिसको हम एडिपोज टिश्यूज भी कहते हैं। तो प्राइमरी जो एनर्जी स्टोरेज का काम है वो फैट्स का है, तो यहाँ पे हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ए फैट्स। देन नेक्स्ट हमारे पास हमारी कैटेगरी का जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 21। इन बैटल ऑफ बदर इनफाइडल्स वर कमांडेड बाय। तो बेसिकली यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जंग बदर जो हुई थी उसमें इनफाइडल्स मीन्स जो आपके अपोनेंट्स हो, जो एक पर्टिकुलर रिलीजन को ना मानते हो। तो जंग बदर में जो अपोनेंट्स थे वो मक्का के कुरैश थे। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जंग बदर में जो मक्का के जो कुरैश थे या जो अपोजिट थे वो जो है वो उनको कमांड कौन कर रहा था। तो उनको जो लीड कर रहा था, जो मेजर जो एनिमी था वो था अबू जहल। अपो बेसिकली वो अपोजिट पार्टी का था अबू जहल। तो उनको जो कमांड कर रहा था वो अबू जहल कर रहा था, तो यहाँ पे हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा बी, अबू जहल। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 23। लियाकत अली खान was assassinated in रावलपिंडी on 16 अक्टूबर। कौन से ईयर में लियाकत अली खान पे कातिलाना हमला हुआ था, कत्ल किया गया था, रावलपिंडी में किया गया था, 16 अक्टूबर वाले दिन किया गया था। साल कौन सा था, तो वो साल था 1951। 1951, तो यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा बी, 1951। अब लियाकत अली खान को एक जलसे में ही उन पे कातिलाना हमला हुआ था, जहाँ पे उनकी डेथ हो गई थी। तो और ये वाकया जहाँ पे हुआ था रावलपिंडी में, वो आजकल जो लियाकत बाग जिसका नाम है, लियाकत बाग में हुआ था। इसका पहला जो नाम था वो कंपनी बाग था, इसको अब लियाकत बाग कहा जाता है। और यही रावलपिंडी में वो जगह है जहाँ पे मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को भी शहीद किया गया था 27 दिसंबर 2007 को। तो यहाँ पे जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा 1951। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे लियाकत अली खान और इनको कत्ल किया गया था रावलपिंडी में 16 अक्टूबर 1951। फिर नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24। क्विट इंडिया मूवमेंट इन 1942 वाज स्टार्टेड बाय। अब जो क्विट इंडिया मूवमेंट थी बेसिकली ये वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान शुरू हुई थी। महात्मा गांधी ने इसको स्टार्ट किया था, तो इसका हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा ए। अब इसको क्विट इंडिया मूवमेंट का मकसद ये था बेसिकली कि इंडिया से ब्रिटिश को निकालना था। तो बेसिकली उनको कहा जा रहा था कि वो इंडिया को इमीडिएटली छोड़ कर चले जाएं। क्विट इंडिया का मकसद बेसिकली ये है। तो ये 1942 में महात्मा गांधी ने स्टार्ट किया था, और इनका जो मेजर उस टाइम पे स्लोगन था वो था डू और डाई। बेसिकली ब्रिटिश को वहां से इंडिया से निकालने के लिए ये मूवमेंट स्टार्ट हुई थी, महात्मा गांधी ने स्टार्ट की। देन क्वेश्चन नंबर 26 हमारे पास है। द 3rd जून प्लान वाज अनाउंस्ड बाय। 3rd जून प्लान जो था बेसिकली ये ब्रिटिश की तरफ से एक प्रपोजल था। उस टाइम पे इंडिया के जो लास्ट वाइसरॉय थे लॉर्ड माउंटबेटन, उन्होंने ये वाला प्लान अनाउंस किया था, और इसका प्रपोजल बेसिकली ये था कि ब्रिटिश इंडिया को डिवाइड किया जाए इनटू 2 इंडिपेंडेंट स्टेट्स, पाकिस्तान एंड इंडिया।
तो ये अनाउंस बेसिकली किसने किया था? लॉर्ड माउंटबेटन ने, जो इंडिया के लास्ट वायसरॉय थे। यहाँ पे हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा बी, माउंटबेटन। इसको पार्टीशन प्लान के नाम से भी जाना जाता है, इसको माउंटबेटन प्लान के नाम से भी जाना जाता है, और इसको कॉमनली 3 जून प्लान कहा जाता है। 3 जून 1947 को हुआ। देन नेक्स्ट, आई थिंक इस पेज पे हमारे पास नहीं है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 33. Fill in the blank with suitable choice. Only a few countries have enough weapons to blank rest of the world. तो बेसिकली यहाँ पे पूछा जा रहा है कि सिर्फ कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जिनके पास इनफ हथियार हैं टू डिस्ट्रॉय द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो यहाँ पे अगर हम ऑप्शंस को देखें तो हमारे पास ऑप्शन ए है एमेलियोरेट। इसका मकसद होता है टू इम्प्रूव समथिंग, जो यहाँ पे सूट नहीं कर रहा। देन बी इज डीरेल। डीरेल का मकसद होता है टू डिसरप्ट समथिंग, वो भी यहाँ पे सूट नहीं कर रहा। देन सी ऑप्शन है इंटीग्रल। इंटीग्रल मीन्स एक एसेंशियल या नेसेसरी पार्ट को कहा जाता है, तो ये भी यहाँ सूट नहीं करेगा। तो बेसिकली यहाँ पे जो सुइटेबल वर्ड होगा वो होगा एनिहिलेट। एनिहिलेट का मकसद होता है टू कंप्लीटली डिस्ट्रॉय समथिंग। तो क्वेश्चन नंबर 33 का करेक्ट ऑप्शन होगा डी, ओनली अ फ्यू कंट्रीज हैव एनफ वेपन्स टू एनिहिलेट द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, to completely destroy rest of the world. Then question number 35 को अगर हम देखें, choose the word that is most nearly opposite in meaning to the word sedulity. अब यहाँ पे जो लफ्ज दिया गया हमें सेड्यूलिटी, इसका अपोजिट बताना है, एंटोनाइम बताना है। तो उसके लिए हमें सेड्यूलिटी की मीनिंग पता होनी चाहिए। अब सेड्यूलिटी का मकसद होता है कि किसी चीज के लिए लगातार कोशिश करना, परसिस्टेंट एफर्ट या हार्ड वर्किंग नेचर जो होती है। तो इसका अगर हम इसका अपोजिट देखें तो केयरलेसनेस होगा, परवाह ना करना किसी भी चीज की, केयरलेसली कोई भी काम करना, मेहनत ना करना। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी, केयरलेसनेस। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज 37. Fill in the blank with suitable choice. The front line soldiers survived the blank by the enemy. एनिमी की तरफ से जो अटैक किया गया था बेसिकली, उसको फ्रंट लाइन सर्वाइवर्स ने सर्वाइव कर गए। तो यहाँ पे जो करेक्ट, जो एग्जैक्ट सुइटेबल वर्ड होगा वो होगा ऑनस्लॉट। ऑनस्लॉट का मकसद होता है एक वायोलेंट किस्म का अटैक करना किसी पे, ठीक है। नेपोटिज्म, फेवरेटिज्म होता है। ब्लेंड का मकसद होता है ढल। पैनेसिया कोई एक रेमेडी के लिए लफ्ज यूज होता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो होगा सी, ऑनस्लॉट, जिसका मतलब है वायोलेंट अटैक। तो हमारा सेंटेंस होगा द फ्रंट लाइन सोल्जर सर्वाइव द ऑनस्लॉट बाय द एनिमी। Then next question number 40. Choose the word that is most nearly similar in meaning to the word ravenous. रेवेनस की सिमिलर मीनिंग वाला वर्ड हमें बताना है, मीन्स साइनोनाइम बताना है। अब उसके लिए रेवेनस की मीनिंग पता होनी चाहिए आपको। रेवेनस का मकसद होता है टू मच या एक्सट्रीमली हंग्री, भूखा होना, बहुत ज्यादा भूख लगना। ऐसी भूख लगे कि बंदा खाने के लिए ग्रीडी हो जाए, लालच पड़ जाए खाने की। तो रेवेनस मीन्स टू मच या एक्सट्रीमली हंग्री। अब इसका अगर हम देखें तो जो ऑप्शन डी है स्किल्ड और जो ऑप्शन सी है इजीली ब्रोकन, ये तो यहाँ पे मैच नहीं करते। ऑप्शन ए है स्टार्विंग। स्टार्विंग का मकसद भी होता है भूख लगना। और ऑप्शन बी है वोरेशियस। वोरेशियस का मकसद भी होता है भूख लगना। लेकिन यहाँ पे हमें मोस्ट नियरली सिमिलर मीनिंग बतानी। अब स्टार्विंग को हम देखें तो उसका मकसद होता है भूख लगना। वोरेशियस का मकसद होता है वेरी हंग्री, एक्सट्रीमली हंग्री, बहुत ज्यादा भूख लगना कि बंदा ग्रीडी हो जाए फूड के लिए। तो यहाँ पे रेवेनस का एग्जैक्ट जो सेम मीनिंग वाला वर्ड होगा वो होगा वोरेशियस। आंसर होगा बी, करेक्ट आंसर इज बी, वोरेशियस। देन नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 42. Fill in the blank with suitable choice. Fairs are
ब्लैंक हाई इन दिस सिटी। फेयर्स मीन्स किराया, रेंट। तो वो फेयर्स आर बेसिकली यहाँ पे सेंटेंस के हिसाब से कोई ऐसा वर्ड आना चाहिए जो कि टू मच जिसकी मीनिंग हो। टू मच हाई, फेयर जो किराया जो है वो बहुत ज्यादा हाई है, तो उसके लिए जो बेसिकली लफ्ज यूज होगा वो फैसिनेशन नहीं होगा। एंड देन हमारे पास जो वर्ड होगा वो होगा एग्जॉर्बिटेंट। एग्जॉर्बिटेंट का मकसद होता है कि एक्सेसिव, अननेसेसरीली हाई। यहाँ पे अक्सर स्टूडेंट्स जो एक्स्ट्रानियसली से कंफ्यूज करते हैं, लेकिन एक्स्ट्रानियस का मकसद होता है अनरिलेटेड कोई चीज, तो वो यहाँ पे फिट नहीं हो रहा। यहाँ पे होगा फेयर्स आर exorbitantly high in this city, तो करेक्ट ऑप्शन होगा सी। फेयर्स आर exorbitantly high in this city. Then 43, a preposition is usually followed by a noun. अब यहाँ पे बेसिकली ये कहा जा रहा है कि ये स्टेटमेंट बताई गई है कि प्रीपोजिशन जो है प्रीपोजिशन के बाद नाउन आता है, क्या ये चीज सही है या गलत है, ट्रू है या फॉल्स। तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, क्योंकि अक्सर बेसिकली प्रीपोजिशन के बाद नाउन आता है, जैसे ऑन दी टेबल, इन दी रूम या अंडर दी बेड। तो अंडर दी बेड, अंडर प्रीपोजिशन, बेड जो है वो नाउन है, तो प्रीपोजिशन इज यूजुअली फॉलोड बाय अ नाउन। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हमारा होगा ए, ट्रू। देन 46, the main verb and direct object are not normally separated. अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि किसी सेंटेंस की स्ट्रक्चर है, अगर उसमें वर्ब भी है ऑब्जेक्ट भी है, तो क्या वर्ब और ऑब्जेक्ट आपस में सेपरेटेड होते हैं या नहीं होते सेपरेटेड। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट दी गई है कि वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में और कुछ नहीं आता, दे आर नॉट नॉर्मली सेपरेटेड, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, तो इसका ऑप्शन होगा ए। बेसिकली हमारा जो सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है, वो पहले हमारे पास सब्जेक्ट होता है, देन हमारे पास होता है वर्ब, देन हमारे पास होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ये स्टेटमेंट इस हिसाब से करेक्ट होगी कि वर्ब एंड ऑब्जेक्ट आर नॉट नॉर्मली सेपरेटेड। देन 47, fill in the blank with a suitable choice. He was blank to give this confessional statement. कोई बंदा है जो एक कन्फेशन कर रहा है, कन्फेशनल स्टेटमेंट दे रहा है, तो यहाँ पे जो सुइटेबल वर्ड वो यूज होगा बेसिकली कि उसको फोर्स किया गया है, तो जबरदस्ती कन्फेशन दिलवाई गई है। तो यहाँ पे जो एब्सर्ड है, एब्सर्ड का मकसद होता है इलॉजिकल, जो यहाँ पे सूट नहीं कर रही। देन अगर हम देखें कि ट्यूटर्ड, ट्यूटर्ड मीन्स किसी को सिखाना पढ़ाना, तो ये भी नहीं होगा। इम्प्रिजन्ड मीन्स कैद करना, तो ये भी यहाँ पे सुइटेबल नहीं है। यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा बी, कोएर्स्ड। इसका मकसद होता है किसी को फोर्स करना टू डू समथिंग। ही वॉज कोएर्स्ड टू गिव दिस कन्फेशनल स्टेप। Then 48, questions always use an auxiliary verb. अब यहाँ पे पूछ कहा जा रहा है कि जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें हमेशा ऑक्सिलरी वर्ब यूज होता है। तो बेसिकली अगर हम क्वेश्चंस की बात करें, इंटरोगेटिव स्टेटमेंट की बात करें, तो ऐसे क्वेश्चंस जो इज, डज, डू, इनसे स्टार्ट होते हैं, तो यस वो ऑक्सिलरी वर्ब यूज करते हैं। लेकिन कुछ क्वेश्चंस हमारे पास ऐसे भी होते हैं जो हु, व्हाट या विच से स्टार्ट होते हैं, तो वो ऑक्सिलरी वर्ब नहीं। अब यहाँ पे कहा जा रहा है क्वेश्चंस ऑलवेज यूज एन ऑक्सिलरी वर्ब। क्वेश्चंस में ऑक्सिलरी वर्ब यूज तो होता है, लेकिन कुछ केसेस में हमेशा नहीं होता। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा बी, फॉल्स। देन लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 50, fill in the blank with suitable choice. He was blank from all charges leveled against him. इसके खिलाफ जो भी चार्जेस थे, जो भी इल्जाम थे, उससे इसको फ्री किया गया है बेसिकली। तो यहाँ पे एप्रीहेंड का मकसद होता है टू अरेस्ट करना, वो यहाँ पे नहीं होगा। जज भी नहीं होगा यहाँ पे एनिग्मेटिक भी नहीं होगा, क्योंकि एनिग्मेटिक का मकसद होता है कोई चीज मिस्टीरियस हो। तो यहाँ पे बेसिकली जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा डी, एक्सोनरेटेड। एक्सोनरेटेड का मकसद होता है किसी को बरी करना, इल्जामों से बरी करना, बेगुनाह साबित करना।
तो यहाँ पे होगा ही वॉज exonerated फ्रॉम ऑल चार्जेस लेवल्ड अगेंस्ट। थैंक यू वेरी मच। अगर तो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो फॉलो कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर करें। हम ऐसे जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पेपर्स होते हैं, हम कोशिश करते हैं कि उनका सॉल्यूशन जल्द से जल्द अपलोड करें। थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए।